बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द इनलाइटन क्लासेस। सो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है वही टॉपिक है, लाइक नीट 2024 एनालिसिस फॉर केमिस्ट्री। थोड़ी देर में हो सकता है आज या कल आपके सामने यहीं पे केमिस्ट्री हटके बायोलॉजी भी आ जाएगी, तो नेक्स्ट हमारा बायो का भी एनालिसिस होगा। सो फिल वक्त अभी हम लोग केमिस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे कि ठीक है, सिलेबस कम हो गया, ये चीज़ अब लोगों को डाइजेस्ट हो गई, हम सब ये समझ गए कि हाँ सच में ही सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, हो तो गया। अब अगर सिलेबस कम हो गया है बच्चों, तो आखिर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है नीट 2024 में? क्या हो सकता है, क्या क्या होने के चांसेस हैं, किस तरीके से पेपर में बदलाव आने की प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का परसेंटेज चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, इन सारे एनालिसिस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे चैप्टर्स को। तो मैं सबसे पहले फिर से एक बार आपके सामने नंबर ऑफ चैप्टर्स रख दूं। सो वी हैव 11th सेक्शन में हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ तो जो सीक्वेंस था वो 4 तक वही है। 5वां चैप्टर गायब हो चुका है, गैसियस स्टेट। अब है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो फर्स्ट बुक में जो 7 चैप्टर थे अब 6 हो गए। सेकेंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, वो अभी भी है। अगला चैप्टर हाइड्रोजन गायब हो गया। एस ब्लॉक वो भी खत्म कर दिया गया। अब पी ब्लॉक जहां था वही है। क्लियर है? इसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सेपरेशन टेक्निक्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो सारी चीजें थी वो एज इट इज हैं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जहां था वही है। क्लियर? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये खत्म कर दिया गया। तो 11th क्लास से गैसियस स्टेट डिलीटेड, हाइड्रोजन डिलीटेड, एस ब्लॉक डिलीटेड, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 4 चैप्टर्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम क्लास 11th। ओके ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट क्लास 12th सर? सो क्लास 12th में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट वो डिलीट हो चुका। क्लियर? बच गया क्या? सॉल्यूशन। अगला इलेक्ट्रो, अगला काइनेटिक्स। इसके बाद जो सरफेस केमिस्ट्री था वो भी डिलीट हो गया। क्लियर? ठीक है। इसके बाद मेटलर्जी वो भी हटा दिया गया। पी ब्लॉक एज इट इज है। डीएनएफ ब्लॉक जैसा था वो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हेलो अल्केन, तो ये पहली किताब थी, पहली किताब में से क्या क्या गायब हो गया बच्चों? सेकंड क्लास 12th के फर्स्ट बुक में से सॉलिड स्टेट हट गया, मेटलर्जी हट गया, सरफेस केमिस्ट्री हट गया। क्लियर है? और क्या हट गया बच्चों, बोलो? पहले चैप्टर में से और क्या हट गया? बस ये सारे टॉपिक्स हट गए। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सेकंड की बात करें हम लोग, तो सेकंड बुक में से पहला हेलो अल्केन था, अभी भी है। अल्कोहल था, अभी भी है। कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, अभी भी है। अमीन्स अभी भी है। बायोमोलिक्यूल अभी भी है। पॉलीमर खत्म कर दिया गया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी रिमूव कर दिया गया। तो सिलेबस में से ये कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। क्लियर? 4 चैप्टर 11th में से डिलीटेड, 5 चैप्टर 12th में से डिलीटेड, टोटल 9 चैप्टर डिलीट कर दिए। टोटल बच गए 21 चैप्टर। 30 में से 21 चैप्टर बच गए बेटा। 9 चैप्टर हमारा जो है वो हो चुका है अब तक डिलीट। क्लियर? क्लियर? ठीक, ठीक है बच्चों। सो ये चैप्टर्स रिमूव कर दिए और ये बाकी चैप्टर्स अपना है। अब मुद्दा है ये है बच्चों कि ठीक है सर, ये जो चैप्टर्स रह गए हैं, तो जो रिमूव हो गए ये 9 चैप्टर, तो अभी तक का जो रिसेंट ट्रेंड था, हर चैप्टर से कम एक क्वेश्चन भी अगर हम एवरेज मान लें, तो 9 क्वेश्चंस तो डिलीट हो गए ना अब। तो वो 9 क्वेश्चन कहीं ना कहीं और से ही तो पूछे जाएंगे। तो अगर आज इस साल का भी ट्रेंड रहा कि 50 क्वेश्चन पूछे गए और 45 आपको करना है, तो उसमें से आखिर वो 9 क्वेश्चन का लोड कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अभी से बहुत जरूरी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर वाकई एनसीईआरटी में तब्दीली हुई है, बदलाव आया है, ठीक है, नई एनसीईआरटी आई है मार्केट में बच्चों के लिए, नई एनसीईआरटी है, मींस देयर वाज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि नया जो एग्जाम होने वाला है वो नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा या पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। सो पर्सनली मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी एनटीए या एनएमसी को ये क्लियर करना चाहिए कि सच में जो एग्जाम होना है वो किससे होना है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत वक्त रहते हुए ही ये बात क्लियरिटी कर दी गई कि बहुत से लोग कंफ्यूज थे। बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो है पुराने हिसाब से सिलेबस भी डिजाइन कर रखा था उन्होंने, टेस्ट भी ले रहे थे, ठीक है, और पढ़ा भी रहे थे। क्लियर है? मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है एक्चुअली, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग समझते हैं,
बट आई वॉज हैविंग द फर्मली बिलीव कि अगर ये चीजें हुई हैं तो ये एक न एक वक्त में क्लियरिटी आएगी, और अब बहुत अच्छा हुआ। इट्स वेरी गुड साइन कि आपका वक्त जाया होने से बच गया, कि अगर आप इन सब चैप्टर में अपना वक्त जाया करते और वो नहीं आता तो आपको बहुत अफसोस होता, और उसके मुकाबले में आप कुछ और नया अच्छा कर सकते थे। खैर, तो ये सब चीजें हो गई हैं। अब इसकी अगली एनालिसिस की सर और क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी कि ये मार्क्स की शेयरिंग कैसे होगी। तो मुझे फिर से जो लगता है कि जो तब्दीली हो सकती है वो मुझे लगता है दो बेसिस पे। एक्चुअली कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, बेस होता है। सो व्हाट शुड बी द रीजन, व्हाट शुड बी द लॉजिक। तो दो चीजें मुझे लगती हैं, एक तो बात है कंटेंट, और दूसरा पॉइंट मैंने रखा यहां पे सिमिलैरिटी। ये छोटा लिखा मैंने, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट और दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। तो सर कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि लाइक हमारे पास ये चैप्टर ही है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि मूल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है। मैं अगर सिर्फ कंपैरिजन करूं, दोनों ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। मैंने ये नाम लगा रखा है, फिजिकल फिजिकल, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। क्लियर? तो मान लो फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। चाहे आपने क्लास में पढ़ा होगा टीचर से, चाहे आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, चाहे आपने किसी भी साइड बुक से पढ़ा होगा, जहां से भी पढ़ा होगा, ये बात आप बहुत बेहतर जानते होंगे कि सर केमिकल बॉन्डिंग के कंटेंट के सामने पीरियोडिक टेबल का कंटेंट बहुत कम है। ये आप जानते हैं। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि जो ज्यादा कंटेंट वाले चैप्टर हैं उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसका जो परसेंटेज कंटेंट है क्वेश्चंस में, वो ज्यादा हो जाए। जैसे पहले का ट्रेंड था, एआईपीएमटी का ट्रेंड, समझ रहे हैं, सीबीएसई मेडिकल का ट्रेंड। उस वक्त अगर आप देखोगे, 10 साल पुरानी चीज, उसमें आप देखोगे जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते थे, जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होते थे, लाइक इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको सिर्फ 6 साल पहले ले जाऊं तो आप देखोगे एक ट्रेंड हुआ करता था, एक साल केमिकल बॉन्डिंग से 5 सवाल तो अगले साल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 सवाल, ये अल्टरनेट होता था। व्हाई? बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में ये दो बड़े चैप्टर्स का नाम आता था, एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मुझे फिर से वही लगता है बच्चों कि अब 3 कंटेंट वाले चैप्टर रह गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक। ये एक पी ब्लॉक यहां है, एक पी ब्लॉक यहां है। ये बहुत बड़ा पी ब्लॉक जो है, बहुत बड़ा पार्ट है। आपको पता है कि साहब 12th क्लास का जो पी ब्लॉक है उसमें हमारे पास बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा कंटेंट है। लाइक बोरोन और कार्बन फैमिली तो हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उसके अलावा जितने भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझ रहे हैं, हैलोजन, तो ये इनर्ट गैसेस, ये सारा कंटेंट यहां है। तो ये वाला पी ब्लॉक बहुत ही वर्दी होने वाला है, और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जो रिसेंट ट्रेंड आप देखोगे कि पहले रिएक्शंस के पार्ट बहुत होते थे। आप अगर 3-4 साल का एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स होते थे, जिनका हमें खौफ होता था कि सर इतने रिएक्शंस कैसे याद करेंगे, अगर आप देखो पिछले 3-4 साल का ट्रेंड, तो उन्होंने क्या तब्दीली की है, इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज में से वो सवाल पूछने लग गए हैं। रिएक्शंस को बहुत मिनिमाइज कर दिया उन्होंने, लॉजिकल सवाल पूछने लग गए हैं, रीजन वाइज सवाल पूछने लग गए हैं। क्लियर है? लाइक अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, शेप की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, समझ रहे हैं, फिजिकल स्टेट की बात करें, ये सॉलिड है, ये लिक्विड क्यों है, ये लिक्विड है, ये गैस क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, ऐसे सवाल आने लग गए हैं, समझ रहे हैं। तो पी ब्लॉक अपने आप में एक वर्दी चैप्टर बनकर के सामने आएगा, और जितने भी केमिस्ट्री है सबकी रूह तो यहीं से स्टार्ट होती है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से। तो मेरे हिसाब से पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से पुराने वक्त के हिसाब से एक नया रोल प्ले करने वाले हैं। और अगर मैं 45 सवाल में से इनऑर्गेनिक को मैं 15 में अभी भी बांटू कि नहीं, अभी भी रिड्यूस हो गया सिलेबस, मगर अभी भी अगर इनऑर्गेनिक में से 15 सवाल आने हैं तो डैम श्योर मुझे लगता है कि साहब पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलाकर के कम से कम 10 सवाल तो आने चाहिए, समझ रहे हैं, 10 सवाल तो कम से कम आना चाहिए। हो सकता है कि 10 से ज्यादा भी हो। क्यों? क्योंकि अगर पी ब्लॉक में से फिर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग मिला करके पूछ गया, इसके कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ लिया, तो हो सकता है या 10 से 12 पहुंच जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास इनफ टाइम है, इस चैप्टर को, केमिकल बॉन्डिंग को बहुत डीप में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझ रहे हैं।
इस पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के अच्छे खासे पोर्शन यहां ला करके पढ़िएगा, उसके कॉम्प्लेक्सेस को यहां ला करके पढ़िएगा, समझ रहे हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को पढ़िएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेटा बहुत ही अच्छे से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, हर चीज को डेप्थ में, समझ रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होने जा रही है, बहुत ही ज्यादा। लाइक सर एनसीईआरटी हम पढ़े तो हम तो बोर हो जाते हैं, बोर नहीं होना है, बोर बिल्कुल नहीं होना है। फिर एनसीईआरटी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है? एनसीईआरटी को इंटरेस्टिंग बनाना है दो तरीके से, एक तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो, दूसरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करो। उसको भी अब क्या कर रहा है वो, आसान क्वेश्चन सब्जेक्टिव में से उठाया, उसका जो आंसर है उसके सिमिलरली 4 ऑप्शंस बना दिए, समझ रहे हैं। तो होना एनसीईआरटी से ही पेपर है, एनसीईआरटी से ही पेपर है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड में देखोगे तो आप पाओगे कि इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल डायरेक्टली उठा करके दे दिया गया, डायरेक्टली एक एग्जांपल, उसका डेटा भी चेंज नहीं किया गया, एज इट इज उठा करके डाल दिया गया। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स, उसके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, as well as NCERT example is very very important। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा बनेगा। मैं NCERT का टेक्स्ट पढ़ने क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो फॉर्मूला से उठ करके आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी इनडेप्थ नॉलेज बढ़ेगी, तो आप असर्शन रीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। मल्टीपल जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं कि 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, मैच द कॉलम अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक डेप्थ में नॉलेज होगी। तो 2 टाइप की स्टडी होती है बेटा, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। तो अभी आपके पास वक्त है, आप थोरोली चीजों को पढ़ो, और जो वर्दी चैप्टर्स है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं नाम दूंगा केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसको इंटरेस्टिंग भी बनाइए और पढ़िए भी, तैयार करिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये 2 चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत वर्दी हैं, किसके लिए? नीट 2024 के लिए इनऑर्गेनिक में से। क्लियर? फिजिकल की अगर बात की जाए तो मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बट अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंटली मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेता है कहीं और चैप्टर में भी, समझ रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 1 या 2 सवाल मैक्सिमम, लाइक क्वांटम नंबर से 1 सवाल होता ही होता है, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला करके 1 सवाल, उसके अलावा बोहर है, हिजनबर्ग है, डी ब्रॉगली है, इन सब से मिला करके 1 आध सवाल आ ही जाता है। तो ये इसका पोर्शन लगभग जो होता है वो 1 से 2 क्वेश्चन का पोर्शन है, वो आज भी मुझे लगता है 2 ही क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो चूंकि गैसियस स्टेट उड़ा दिया है, तो हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक का पोर्शन बढ़ जाए, 2 से बढ़कर के 3 सवाल हो सकते हैं। और इक्विलिब्रियम के बारे में तो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा एनालिसिस जा रहा है इस बार, कि मैं सोच रहा हूं कि शायद, मुझे जहां तक लगता है कि इक्विलिब्रियम का कंटेंट बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन वाइज परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सोच करके देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम मिलाकर के 2 एक चैप्टर है, जिसको हमने एनसीईआरटी में सिर्फ इक्विलिब्रियम का नाम दिया है, बहुत ही बड़ा पोर्शन है। और फिजिकल केमिस्ट्री से गैसियस स्टेट खत्म, सॉलिड स्टेट खत्म, समझ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री खत्म, ये 3-3 चैप्टर जो गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो आएगा। तो एक चांस है कि आपके इक्विलिब्रियम पे लोड पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस ज्यादा हो जाने के चांसेस हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे लगता है 11th के पोर्शन में इक्विलिब्रियम विल बी द इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12th क्लास में अगर बात की जाए तो लाइक सरफेस केमिस्ट्री हटाया गया है, तो सरफेस केमिस्ट्री हटाया गया है, तो उससे सिमिलैरिटी की बेसिस पे केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है सर केमिकल काइनेटिक्स का अपना कंटेंट नीट लेवल पे तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिकॉज आप सोच के देखो, जस्ट इसी के बाद का चैप्टर है क्या? सरफेस केमिस्ट्री, और वहां तुम क्या पढ़ते हो? एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस, समझ रहे? तो कैटालिसिस वाला पोर्शन हो सकता है कि यहां इससे इंक्लूड करके केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज बढ़ जाए। तो 12th क्लास में जो मुझे सबसे ज्यादा फिजिकल में लगता है वेटेज बढ़ने का, वो केमिकल काइनेटिक्स में वेटेज बढ़ने के चांसेस है। तो ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। अब अगर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो मैंने डबल स्टार कर रखा है, किसको? जीओसी को। क्यों कर रखा है? लाइक आप देखोगे कि आपके पूरे सिलेबस में लास्ट में स्टार लेकर के जो है, यहां पे एक चीज ऐड की गई है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। और इस जीओसी के एंड में इस वाले चैप्टर के नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, इसके अलावा जितने भी जीओसी के इफेक्ट्स हैं वो सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और लास्ट में एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन दे रखा है, समझ रहे हैं,
उस पोर्शन से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। डूमा मेथड, जेल्डाल मेथड, समझ रहे, ये सारी चीजें होती थी। प्रो पेपर क्रोमेटोग्राफी, लेसाइन टेस्ट, ये सारी चीजें होती थी। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार वहां से क्वेश्चंस बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जीओसी का कंटेंट इस बार बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। 3 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन आने की मुझे उम्मीद है जीओसी के पोर्शन से। क्यों? क्योंकि जो जीओसी का बेसिक था कंटेंट, वो था नोमेनक्लेचर 1 सवाल, आइसोमेरिज्म 2 सवाल, जीओसी से 2 सवाल, 5 सवाल तो ऐसे ही होते थे। और इस बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग से ऐड किया, तो उसको एक्स्ट्रा जोड़ लो, तो लगभग मेरे हिसाब से कम 5 सवाल तो होना ही होना चाहिए जीओसी से। बाकी रह गए 10 सवाल। 10 सवाल में से बेटा हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप जोड़ दोगे तो इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का जो सोर्स है आपका वो यही दोनों है, या तो हाइड्रोकार्बन या तो कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये दोनों चैप्टर का आपका एक एक वर्ड एनसीईआरटी का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल किया होना चाहिए, एक एक एक्सरसाइज किया होना चाहिए, आपका रटा होना चाहिए लिटरली, क्या एग्जाम्पलर, समझ रहे। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है बेटा। तो इन चैप्टर्स को जिसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, मुझे लगता है, मैं मतलब मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मुझे लगता है कि इन सारे चैप्टर से 1 2 3 4 5 6 चैप्टर से मुझे लगता है, यहां सॉरी 2 2 4 और 3 7 चैप्टर से मुझे लगता है कि अच्छा खासा कंटेंट आने वाला है नीट 2024 में। हो सकता है कि केमिकल काइनेटिक्स से 3 सवाल आ जाए, हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 सवाल, 4 से 5 क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, समझ रहे, या आप यूं भी कह सकते हो 3 से 5 सवाल आने के चांसेस है। लाइक केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग यहां भी 3 से 5 हो सकता है, यहां से 5 तो यहां से 3, यहां से 5 तो वहां से 3, ऐसा होने का चांस है इस बार, समझ रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अभी तक 1 से 2 सवाल आता था, हो सकता है इस साल 3 से 4 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम से 4 सवाल तक भी आ सकता है। पहले पूछा गया है 5-5 सवाल पूछा गया है, समझ रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं कहूं केमिकल काइनेटिक्स से तो 3 सवाल। लाइक ऑर्गेनिक की बात की जाए, कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन मिला करके मुझे लगता है 4 से 5 सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बेटा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हैं। लाइक हेलो अल्केन की बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक, अल्कोहल की बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इन सब में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं, अमीन्स में कोई कंटेंट ही नहीं है। बायोमोलिक्यूल एक लेक्चर का टॉपिक है, सॉरी सॉरी एक 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 क्वेश्चन का टॉपिक है। तो इन सब में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। ये सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा वर्दी हैं, जो अभी ही आपको वक्त रहते हुए कंप्लीट कर लेना चाहिए। लाइक अभी चल रहा है मिड ऑफ अक्टूबर, यू हैव नवंबर दिसंबर, जहां साइलेंस के साथ बच्चा पढ़ता है, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। दिसंबर के बाद पारा हाई होता है, दिसंबर के बाद प्रेशर आना शुरू हो जाता है, मेरा कितना तैयार है, कितना छूटा हुआ है। तो आप रिवीजन के मोड में आते हैं, आप नया कुछ पढ़ नहीं सकते। तो अभी आपके पास टाइम है, अक्टूबर का हाफ, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, इन चैप्टर्स पे एक अच्छी ग्रिप बनानी आपको चाहिए और एक बार अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, गो थ्रू एनसीईआरटी वेरी एक्सटेंसिवली एज वेल एज इंटेंसिवली। अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करो, एक एक पॉइंट्स को वहां से लिखो, समझ रहे हैं। उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज, और उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 में। तो बहुत ध्यान से इस चीज को इसको इसको जो है समराइज करिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा। रिवीजन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो खैर, इतना एनालिसिस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इन्हीं सब टॉपिक्स पे मुझे बात करनी चाहिए थी, सो मैंने किया। बाकी देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मैं चाहूँगा कि आपका जो है अच्छा जाए इस साल पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अगले लेक्चर में हो सकता है बायो वाले सर आएंगे आपसे, पैकर फरीदी सर, वो आपसे बात करेंगे बायो एनालिसिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।